जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हर हर महादेव। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको केदारनाथ यात्रा का संपूर्ण वर्णन दूंगा, जिसमें से आपको यह बताऊंगा कि आपको केदारनाथ यात्रा कैसे करनी है, कहां से आपकी यात्रा शुरू होती है और कहां पर अंत होती है, केदारनाथ यात्रा में रुकने की क्या व्यवस्था है, केदारनाथ यात्रा में आपको खाने पीने की भी क्या व्यवस्था है, साथ ही साथ ये जो 16 से 18 किलोमीटर की ट्रैक है, इस ट्रैक के दरमियान आपको क्या क्या सुविधा मिलेगी, साथ ही साथ आपको इस ट्रैकिंग को करने के लिए आपको कितना समय लगेगा, और भी केदारनाथ की यात्रा से जुड़ी हर बातों का विस्तारपूर्वक वर्णन करूंगा और सभी बातों को मैं स्पष्ट रूप से आपको आज की इस वीडियो पे बताऊंगा। दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले मैं केदारनाथ की ग्रुप टूर लेके गया था, यात्रा बस की तरफ से ग्रुप टूर गया हुआ था। तो इस ग्रुप टूर में हमको ठंड का भी सामना करना पड़ा, तो आप पर्याप्त मात्रा में अपने गर्म कपड़े भी रखिएगा ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई कठिनाई ना हो केदारनाथ यात्रा करने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा, बने रहिएगा, एक एक करके सारी बातों को विस्तारपूर्वक वर्णन करता हूं, जिससे आपको केदारनाथ यात्रा करने के लिए काफी सहूलियत मिले और आपका कुल खर्चा भी कम आ जाए। और एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों आपको कि अभी मैंने कुछ दिन पहले एक और वीडियो निकाली थी केदारनाथ यात्रा की, लेकिन वो जो वीडियो थी वो केदारनाथ के कपाट खुलने साथ ही जो चीजें थी और जो उनकी रेट्स थी वो मैंने वीडियो बनाई थी। लेकिन अभी जो मौजूदा स्थिति है, करंट जो रेट्स चल रहे हैं, प्राइस चल रहे हैं, वो सबकी इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा। चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। हर हर महादेव। तो दोस्तों यात्रा शुरू होती है मेरी हरिद्वार से। मैं ट्रेन के माध्यम से विभिन्न शहरों से अगर आप आना चाहते हैं तो ट्रेन के माध्यम से आप हरिद्वार पहुंच सकते हैं, या नहीं तो चाहे योग नगरी ऋषिकेश भी पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों मेरी यात्रा शुरू होती है हरिद्वार से और मैं हरिद्वार उतरा रेलवे स्टेशन में, और रेलवे स्टेशन के ठीक सामने बना हुआ है बस स्टैंड। तो मैं वहाँ से बस टैक्सी जो भी मुझे वहाँ से मिली वो मैं हायर करके वहाँ से मैं अपने सोनप्रयाग के लिए प्रस्थान कर पड़ा, क्योंकि मेरी जो होटल बुक थी वो सीतापुर में थी। हालांकि सीतापुर और सोनप्रयाग दोनों 1 से 1.5 किलोमीटर के फासले पे हैं, तो मैं सीतापुर में मेरी होटल बुक थी, और सोनप्रयाग से आपको मालूम है कि आपको वहाँ से बुलेरो सूमो जो कि उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा चलती है, वहाँ से आपको जाना पड़ता है गौरीकुंड। तो मैं यहाँ से बस पकड़ा, जो कि मेरी बस जानी थी सोनप्रयाग तक। तो यहाँ से आपको सोनप्रयाग जाने में लगभग 8 से 9 घंटे लगते हैं, अगर आपको ट्रैफिक जैम नहीं मिला तो। वही अगर आपको ट्रैफिक जैम ज़्यादा मिलता है तो फिर आपको उतना ही विलम्ब होता जाएगा। दोस्तों बस का किराया जो था सोनप्रयाग तक का, दोस्तों वो था आपका 600 रुपये। और मैं ये जो बस बुक किया हुआ था, ये बस बुक किया था मैंने redbus.com से, जो कि आपका 600 रुपये पुशबैक सीट होती है, 600 रुपये पर पर्सन होता है, और वो आपको सोनप्रयाग 8 से 9 घंटे में छोड़ देगी अगर आपका ट्रैफिक जैम नहीं लगा तो। इस पूरे रोड जर्नी का आप आनंद उठाते जाएंगे, क्योंकि यहाँ से आपको प्राकृतिक दृश्य दिखेगा, बगल में आपकी गंगा नदी दिखेगी और साथ ही साथ एक साइड आपका पर्वत दिखेगा। तो ये जो सफ़र है बहुत ही ज़्यादा सुहाना होने वाला है। तो ये सफ़र आप आराम से 8 से 9 घंटे में बिता सकेंगे। लेकिन आपको सोनप्रयाग पहुंचने से पहले भी आपको 2 चीज़ों का और भी दर्शनीय स्थल है। चलिए आइए मैं उसके बारे में भी आपको बताता हूँ, ताकि अगर आप केदारनाथ आना चाहते हैं तो ये चीज़ों का भी आप आनंद उठाते चलें। सबसे पहला चीज़ है दोस्तों वहाँ पर धारी देवी का टेम्पल। दोस्तों ये धारी देवी का टेम्पल जो है ये आपके गंगा नदी के बीचों बीच में बनाया गया है, और ये टेम्पल पहले पानी में ही हुआ करता था। लेकिन जब डैम बना रुद्रप्रयाग का, तो रुद्रप्रयाग के डैम की वजह से पानी का जल स्तर काफ़ी ज़्यादा ऊंचा हो गया। इस वजह से इस मंदिर को जल स्तर से उठाकर कुछ हाइट पर रखना चाहा, और पंडितों द्वारा इस मूर्ति को उठाने का प्रयास किया गया। लेकिन ये मूर्ति उठी नहीं, क्योंकि माता की शक्ति बहुत ज़्यादा थी और किसी के सामने चली नहीं। बट बहुत पूजा अर्चना करने के बाद, यज्ञ करवाने के बाद पंडितों द्वारा एक 11 साल की कन्या से ये धारी देवी माता का मूर्ति को उठवाया गया, और तब जाके वो उठा। और जिस दिन ये मूर्ति उठी आपकी, वो डेट था 16 जून 2013, और इसी दिन आपके केदारनाथ में महाप्रलय आया था। आप सभी को वो प्रलय तो मेरे ख्याल से याद होगा। तो दोस्तों ये वही दिन था जब धारी माता की मूर्ति को उठाया गया और उधर केदारनाथ में महाप्रलय आ गया, जो कि डेट था 16 जून 2013। दोस्तों इस मंदिर में आने के लिए आपको जो मेन रोड है, मेन रोड से आपको लगभग आधे किलोमीटर नीचे आना पड़ेगा। तो आप दोस्तों यहाँ पे मंदिर में जाएंगे और यहाँ पे आपको धारी देवी माता का मूर्ति मिलेगा। इनके आप दर्शन कीजिए, मत्थे टेकिए और जय माता दी का नारा लगाते हुए आप अपनी यात्रा को पुनः प्रस्थान कीजिए सोनप्रयाग के लिए। चलिए दोस्तों अगले स्थान की बात करता हूं। दोस्तों जैसे ही आप पहुंचेंगे देवप्रयाग, तो दोस्तों देवप्रयाग में आपका वहां पे अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है। तो दोस्तों ये भी एक दर्शनीय स्थल है, जहां पे आपको स्पष्ट रूप से दिखता है कि अलकनंदा नदी और एक तरफ से आ रही है भागीरथी नदी, दोनों का एक संगम होता है, और वो फिर पुनः गंगा के रूप में एक विशाल रूप धारण करके वो बह चलती है। तो दोस्तों एक दूसरा साइट सीइंग आपका ये भी है, जो कि आपको रास्ते में मिलेगा। तो दोस्तों जैसे तैसे करके आप 8 से 9 घंटे में पहुंचेंगे सोनप्रयाग, और सोनप्रयाग में आप स्टे ले लीजिए। दोस्तों सोनप्रयाग में ही आपके बस पार्किंग है। अगर आप प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हैं तो वहाँ पे आपको खुद की गाड़ी का भी आपको पार्किंग स्थल देखने को मिलेगा। तो आप सीतापुर में चाहे तो वहाँ भी स्टे कर सकते हैं अपनी गाड़ियों का, या नहीं तो चाहे तो आप सोनप्रयाग में आके अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। तो आपको दोनों ही जगह पे आपको पार्किंग मिलेगी, और आप वहाँ पे अपना स्टे बना सकते हैं जहाँ भी आपके होटल्स बुक हो। तो चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि हमको अब रुकना कहाँ है और हमको क्या टैरिफ पड़ेगा। तो दोस्तों आपको ये बताना चाहूँगा कि सीतापुर में, सोनप्रयाग में बहुत
नॉर्मल या फिर स्टैंडर्ड रूम्स आपको मिलेंगे, ज़्यादा हाई फाई लग्जरियस होटल नहीं मिलेगा। और अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ दोस्तों तो 1000 रुपये पर बेड होता है, वहाँ पे बेड सिस्टम चलता है। 1000 रुपये बेड, 1200 रुपये बेड में आपको आराम से वहाँ स्टे कर सकते हैं। ऑफलाइन बुकिंग आप मत कीजिए, जो भी आप ऑनलाइन बुकिंग ही करके आइए ताकि आपको रूम के लिए ज़्यादा भटकना ना पड़े। और यहाँ पे आप नॉर्मल होटल रहते हैं, नीट एंड क्लीन होटल रहते हैं, बट जो भी रहता है वो एक नॉर्मल या फिर स्टैंडर्ड होटल रहता है। और उस रात आप विश्राम कीजिए और अगली सुबह उठिए। सोनप्रयाग से अब हमको चलना है गौरीकुंड के लिए, लेकिन सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए आपको यहाँ पे बुलेरो सुमो का लाइन लगेगा। दोस्तों ये रहा सोनप्रयाग, और ये सोनप्रयाग ज़्यादा बड़ा नहीं बल्कि एक छोटा सा टाउन है जहाँ पे आपको कुछ होटल्स देखने को मिलेंगे, कुछ यहाँ पे दुकान देखने को मिलेगी और साथ ही साथ 1-2 क्लॉक रूम देखने को मिलेगा और एक पार्किंग लॉट है। तो दोस्तों ये रहा आपका सोनप्रयाग, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। सामने दोस्तों आपको यहाँ पे ये जो शेड दिख रहा है, ये शेड के नीचे आपके यात्रा पर्ची का वेरिफिकेशन होता है और साथ ही साथ यहाँ से घोड़े खच्चर लेना चाहते हैं सोनप्रयाग से तो वो भी यहाँ से आप पर्ची कटवा के अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ से आपको ये जो लाइन देखने को मिल रही है, ये लाइन है गौरीकुंड के लिए सुमो बुलेरो के लिए। दोस्तों सोनप्रयाग से गौरीकुंड जो आपकी सुमो बुलेरो चलती है जिसका किराया मात्र 50 रुपये होता है। तो दोस्तों ये गाड़ी जो आपको मिलती है ये सोनप्रयाग से मिलती है, जो कि उत्तराखंड द्वारा ये गाड़ी चलवाई जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पे इसकी लाइन लगभग आपको आधा 1 किलोमीटर देखने को मिलेगी, बट ये लाइन बहुत ही जल्दी आगे बढ़ती है, जिसमें से आप मान के चलिए कि 1 से 1.5 घंटा आपको लगेगा और आपको सुमो बुलेरो मिल जाएगी और आप पहुँच जाएंगे गौरीकुंड। तो दोस्तों यहाँ से यात्रा शुरू होती है मेरी गौरीकुंड के लिए। मैं सुमो लिया, मुझे सुमो मिलते साथ ही लगभग 10 मिनट में मैंने गौरीकुंड पहुँच गया। 50 रुपये का चार्ज होता है, मैंने ड्राइवर को दिया और मैं गौरीकुंड पहुँचा। अब एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि सुमो बुलेरो में अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो ये मत सोचिए कि एक ही गाड़ी में हम सब आ जाएं या फिर 2 गाड़ी में हम अपनी फैमिली को लेकर आ जाएं। आगे पीछे रहिएगा क्योंकि लाइन में सभी कोई रहते हैं। अल्टीमेटली आपको पहुँचना आखिरी गंतव्य पे है, वो है गौरीकुंड। तो आगे पीछे भी अगर सुमो बुलेरो मिलती है तो आप घबराएं नहीं, धैर्य रखिए, सबको गाड़ी मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ गौरीकुंड पहुँचे और गौरीकुंड से आपकी पदयात्रा शुरू होती है। हालांकि 2013 के पहले गौरीकुंड तक सारी बसेस जाती थी, इवन आपका यहाँ पे पार्किंग भी हुआ करता था। तो दोस्तों ये है आपका केदारनाथ का फूड ट्रैक जो कि लिखा हुआ है 16 किलोमीटर, लेकिन 16 किलोमीटर तो नहीं है, लगभग आपका 18 से 20 किलोमीटर की ये ट्रैकिंग होती है और आप गौरीकुंड से यात्रा शुरू की। दोस्तों ये है आपका गौरीकुंड का कुंड, यहाँ पे आपके गौरी माता के मंदिर भी देखने को मिलेंगे। तो आप इस कुंड में भी आप चाहें तो स्नान भी कर सकते हैं, दर्शन कीजिए, माता के यहाँ मत्थे टेकिए और अपनी यात्रा प्रस्थान कर दीजिए आप केदारनाथ के लिए। यहाँ से आपकी पदयात्रा शुरू होती है। चलिए आइए मैं घोड़े खच्चर की भी रेट बता देता हूँ। दोस्तों पुराने रेट छोड़ दीजिए, नए रेट अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों जो गौरीकुंड से आपका केदारनाथ का जो घोड़े खच्चर का चार्ज होता है वो आपका लेते हैं 2500 रुपए लेते हैं, यानी कि 2500 रुपए लेते हैं एक बार का, और रिटर्न का लेते हैं वो 1740 रुपए। वही अगर मैं दोस्तों बात करूँ आपकी डोली की या फिर आपकी बात करूँ पालकी की तो वो वजन के हिसाब से होता है, जो कि उसका रेट भी 7000 से 9000 10,000 रुपए होता है डोली का और पालकी का। तो आप चाहें तो ये सब चीजें ले सकते हैं। और मेरी यात्रा शुरू हो जाती है केदारनाथ के लिए। 1 किलोमीटर की मैंने ये यात्रा करी। दोस्तों हम कुछ पैदल यात्रा शुरू करने के बाद हमारा केदारनाथ की जो दूरी है वो लगभग 10.5 किलोमीटर अभी और भी बची हुई है। आपको वहाँ पे आगे भीमबली आएगा और भीमबली दोस्तों वो स्थान है जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हैवी चढ़ाई देखने को मिलेगी। भीमबली दोस्तों आपको एक पुल पार करना है और पुल के बाद आपकी जो बची हुई यात्रा रहेगी वो यात्रा आपकी इतनी दुर्लभ रहेगी कि आपकी सांस बहुत ज़्यादा फूलेगी और आप 100-200 मीटर से ज़्यादा एक बार में एक सांस में नहीं चल पाएंगे। चलिए आइए आगे का सीन मैं आपको और भी दिखाता हूँ। दोस्तों आगे आप जैसे चलेंगे तो आपको भीमबली से थोड़ा सा पहले आपको एक GMVN का वहाँ पे आपको रेस्टोरेंट मिलेगा। तो अगर आप भोजन करना चाहते हैं तो GMVN के वहाँ पे आप ठहर के अपना भोजन भी कर सकते हैं, या फिर चाहें तो आप कुछ वहाँ पे नाश्ते के रूप में भी कर सकते हैं। दोस्तों जगह जगह पे आपको वहाँ पे नींबू पानी, चाय की व्यवस्था, वॉशरूम की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था, हर प्रकार की आपको व्यवस्था मिलेगी। इवन आपको वहाँ पे RO का गर्म पानी भी आपको मिलेगा। तो अगर आप गर्म पानी भी पीना चाहते हैं तो उन सभी चीज़ों की आपको वहाँ पे बंदोबस्त देखने को मिल जाएगी, जो कि GMVN द्वारा है। हर हर महादेव दोस्तों, अभी हम लोग ट्रैकिंग कर रहे थे तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं ग्लेशियर भी मिलेगी, जो कि ये सफ़ेद की जगह थोड़ी सी काली भी हो रखी है क्योंकि यहाँ पे घोड़ों खच्चर का आवागमन बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये स्नो की जो क्लियरिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है। तो अगर आप चाहें तो ये स्नो का भी आनंद ले सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे फिलहाल मई मंथ में हैं, तो देखते हैं कि अभी ये स्नो कब तक रहती है। हो सकता है कि मई महीने तक तो पूरा रहे, एंडिंग अक्टूबर सितंबर आने तक तब तो बहुत ज़्यादा स्नो रहती नहीं है, मेल्ट हो जाती है ऑलमोस्ट। और देख सकते हैं कि ऊपर पर्वत से पूरे ग्लेशियर्स जो हैं ये पूरे इकट्ठा हो चलते हैं, तो आपको जगह जगह पर ये सब नज़ारे भी देखने को मिलेंगे। हर हर महादेव। दोस्तों जैसे जैसे आप अपनी चढ़ाई आगे करते जाएंगे वैसे ही आपको वहाँ पे प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही ज़्यादा शानदार देखने को मिलेगा। जैसे एक बर्फ ग्लेशियर हो गई, आपके पर्वतीय रास्ते हो गए, साथ ही साथ आपकी वहाँ की ब्यूटी, वहाँ के पर्वत, महादेव का जो ट्रैकिंग यात्रा है बहुत ही शानदार, अनोखा और बेहद शानदार हो जाता है।
तो आप हर हर महादेव का नाम लेते हुए आप महादेव की तरफ प्रस्थान करते चलिए। और हमको लगभग ये यात्रा करने में 9 से 10 घंटे लग गए। अगर आप आराम से भी यात्रा करेंगे तो आप मान के चलिए कि 10 घंटा तो आपको लगने ही है। अदरवाइज अगर आप और आराम से यात्रा करेंगे तो 11 घंटे भी लग सकते हैं। दोस्तों एक चीज से आप जरूर सावधान रहिएगा, घोड़े खच्चर का आवागमन बहुत ज्यादा है। कहीं कहीं पे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि इंसानों से ज्यादा तो घोड़े खच्चर का आवागमन है, तो उनसे थोड़ा सा बच के रहिएगा, क्योंकि रास्ते में कहीं कहीं रेलिंग नहीं है, एक साइड खाई है, दूसरी साइड आपके घोड़े खच्चर हैं। तो थोड़ा सावधानी पूर्वक आप चलिएगा, क्योंकि हम सभी को इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो आप हिसाब से चलिएगा और अपने आप का भी ख्याल रखिएगा।